नमस्कार। के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डूटा अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. भागी। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट आया है वो कितना शिक्षकों के हित में है, कितना विद्यार्थियों के हित में रहने वाला है और कितना वो जन अपेक्षी जो शिक्षा होती है। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बातचीत करने के लिए। उसके ऊपर मैं 3-4 बातें आपको यूजीसी रेगुलेशन पे कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमें ऐसा कोई यूजीसी रेगुलेशन एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता जिसमें पे स्केल्स के बारे में कोई चर्चा ना हो। तो हमारे डूटा की तरफ से पहली आपत्ति तो इसके ऊपर यही है कि इसमें जब हम 8वें वेतन आयोग का, जिसका अब अप्रूवल मिला गठन का, जब तक हमारे पास में हमारे कितने स्केल्स नए बन के रिवाइज होके आने वाले हैं वो इससे लिंक ना हो तो इसके कोई मायने बनते नहीं। मतलब कि जैसे कि आप 9 साल लेने वाले हैं, 10 साल लेने वाले, 11 साल, मतलब आप पास्ट सर्विस काउंट में कितना देखते हैं? अरे हम तो चाहेंगे कि पूरा हो। देखिए क्या है कि हमने कहा ना कि जब आपके कंडीशंस बदल ही रही एक तरह से, इस मामले के अंदर हम जो काम एज एड हॉक टीचर, फुल टाइम टीचर कर रहे थे वही काम परमानेंट टीचर की हैसियत से कर रहे हैं, तो फिर जितना है पीरियड वो काउंट होना ही चाहिए। तो हम तो यही मान के चलेंगे कि हमारे को पूरा पास सर्विस काउंट का बेनिफिट हो एड हॉक के अंदर। आरोप रहता है विपक्षी दलों का कि डिस्प्लेस टीचर के बारे में डूटा नहीं सोचती। नहीं, अगर डिस्प्लेस टीचर के बारे में अगर नहीं सोचती तो ऐसा नहीं हो सकता था कि हम लोग जो है डूटा ऑफिस में बैठ करके उन सबकी बात सुनते, उनके लिए जहाँ जो संभावना बन सकती है वहाँ प्रयास करते। और मेरे को ये कहने में मतलब बड़ा संतोष है कम से कम कि चलिए बहुत बड़ी संख्या जो कहीं एक जगह दूसरी जगह से रोस्टर के कारण या किसी और कारण से हटे, आपके पास मतलब सैकड़ों में एग्जाम्पल मिलेंगे जो दूसरी जगह पे लगे। सर, डूटा अध्यक्ष के तौर पर आप कभी जो मतलब वैचारिक दृष्टि से आपने कभी किसी के साथ मतभेद किया हो? नहीं, ये देखिए, ये तो मैं आपको बताऊं प्रमोशन और अपॉइंटमेंट्स के अंदर ये बात को कोई कह नहीं सकता। जो कहेगा वो सिर्फ मतलब पॉलिटिकल रीजन से कहेगा। हम उन सब लोगों को जो इस टाइम पे आप देखिए हमारे खिलाफ में जो लोग फेसबुक पोस्ट लिख रहे हैं वो वही लोग हैं जो अपने कॉलेज में इस दौरान पक्के हुए हैं या फिर दूसरे कॉलेजों में जाके वो पक्के हुए हैं। मतलब अपने कॉलेज में उनके अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, वो दूसरे कॉलेज में पक्के हुए हैं जाकर के और वो लिख रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने उनको रोका है, हमने तो सबको अपॉर्चुनिटी बराबर दी। इस मामले के अंदर चाहे प्रमोशन है और चाहे अपॉइंटमेंट है, ये चार्ज हमारे ऊपर और डूटा के ऊपर लगाना भी नहीं चाहिए। डूटा पे लगाने का चार्ज का मतलब ये है, चाहे आप कोई भी उसको हेड कर रहा हो, जब ऐसा आप बायसेस का चार्ज डूटा के ऊपर लगाते हैं एक्चुअली में आप अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे होते हैं। तो मुझे आपके माध्यम से अपने शिक्षक साथियों को ये कहना है कि डूटा सबकी है और डूटा सबकी है, तो डूटा के नाम से अगर आप कोई बदनामी करते हैं आप अपनी बदनामी कर रहे थे, इससे बचना चाहिए। दिल्ली सरकार के कॉलेजेस में कहा जा रहा है कि आपने ट्रंकेटेड गवर्निंग बॉडी से काम चलाया। प्रिंसिपल आपके यानी आपके कहने से मतलब एनडीटी समर्थित, लेकिन लगे तो वहां सभी के लोग हैं। देखिए देखिए एक मिनट की बात सुनिए, मैंने नहीं ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। मैं आपको 2 विषय इसमें बताऊंगा। दिल्ली सरकार के 32 कॉलेज हैं, आप 12 मत मानिए, उनकी गवर्निंग बॉडी के 32 कॉलेज हैं। 32 कॉलेजों में से 20 ऐसे थे जिसके अंदर यूजीसी फंडिंग थी, 12 कॉलेज ऐसे थे जहां पर दिल्ली सरकार की फंडिंग थी। उन 20 कॉलेजों के, चाहे वो मोतीलाल मॉर्निंग इवनिंग हो, चाहे वो अरविंदो मॉर्निंग इवनिंग हो, चाहे एसपीएम हो, चाहे राजधानी हो, चाहे कालिंदी हो, बहुतायत में कौन लोग लगे जो वहाँ लोग काम कर रहे थे वही तो लगे हैं। और वहाँ पर हमने यूनिवर्सिटी के ऊपर चढ़ाई करके एक तरह से उनको दबा करके प्रेशर करके, और उसमें हमारे ईसी मेंबर जो है सुनील जी का बहुत बड़ा रोल है कि उन कॉलेजों के अंदर अपॉइंटमेंट होना चाहिए। जब वहाँ पर जो वित्त का सहायता जो आ रही है, जब यूजीसी से आ रही है, तो फिर दिल्ली सरकार के उस लेटर को कि अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए क्यों माने। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने अंत में हमारी इस बात को, इस डिमांड को समझा और माना, और कम से कम इन 20 कॉलेजों को हमने उनके चुंगल से छुड़ाया। और बल्कि ऐसा ही क्यों, आपको ध्यान करो, जब लक्ष्मीबाई कॉलेज के अंदर सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो चेयरपर्सन किसका था? वो तो दिल्ली सरकार द्वारा ही बनाए गए चेयरपर्सन थे। जब भगत सिंह कॉलेज, जिसके बारे में सबसे ज्यादा कहा गया, भगत सिंह कॉलेज के अंदर चेयरपर्सन किसका था? चेयरपर्सन जो था वो तो, बल्कि जब बाद में आप जिसको वर्ड ट्रंकेटेड वर्ड में यूज नहीं करता हूं भाई, ठीक है उनके 10 नाम नहीं आए, वो सरकारी उनका अपना काम है, उन्होंने भेज नहीं पाए ठीक से नाम, और वो आए नहीं यहाँ पर, और 11 बार रिमाइंडर यूनिवर्सिटी ने भेजा, वो आज तक गवर्निंग बॉडी नहीं बना पाए।
तो आप ये देखिए कि वहां पर जब ये लोग उनके नामांकित किए लोग नहीं रहे, तो बल्कि ज्यादा वहां लगे हुए लोग थे वो रिटेन हुए हैं। तो फिर तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ये काम तो सही हुआ है। तो इन 20 कॉलेजों को तो उनके चुंगल से हटाया है, नहीं तो वहां भी मास डिस्प्लेसमेंट वो कराते, जैसा एग्जाम्पल उन्होंने लक्ष्मीबाई और भगत सिंह में रखा। 12 कॉलेजों की जो मतलब यहां पर क्या है, बिल्कुल कंट्रास्ट है जी। एक मॉडल है जो 10 से 20 में इस विश्वविद्यालय में चला है, नो अपॉइंटमेंट, नो प्रमोशन, और कोई अडहॉक ही रहेगा। और बल्कि 2015 से पहले जब तक मोदी सरकार नहीं आई थी, यहां तो एडहॉक से डिस्प्लेस होता था। कम से कम मोदी सरकार आने के बाद में सबसे पहला कदम यह हुआ कि एडहॉक से डिस्प्लेसमेंट रद्द हुआ। बाद में अंत में जाकर के सब लोग पक्के हुए हैं। तो ये कहना कि डिस्क्रिमिनेटरी है, या ये कहना कि जी हमने ट्रंकेटेड बॉडी से करा लिया, मतलब ये बिल्कुल गलत है। गवर्निंग बॉडी होती है, पूरी कैपेबल होती है, चाहे उसके 5 ही मेंबर हों या 15 हों। हमें इससे डूटा को कोई लेना देना नहीं है। हमारे शिक्षकों के हित, चाहे वो प्रमोशन हो, ये ट्रंकेटेड वर्ड जो है उन लीडरों के द्वारा लिया जा रहा है जो खुद ही इन्हीं महाविद्यालयों में पढ़ा करके प्रमोशंस प्रोफेसर तक का लिए हैं। आप राजधानी कॉलेज की बात करिए, वहां तो बड़े बड़े लीडर हैं, उनका क्या प्रोफेसर का प्रमोशन नहीं हुआ? तब वो क्यों नहीं कहते हैं कि ट्रंकेटेड बॉडी से हुआ है? अगर किसी साथी की नियुक्ति परमानेंट वहां हो गई है, तो फिर ट्रंकेटेड का सवाल उठाने वाले लोगों के ऊपर उनकी मंशा पे मुझे थोड़ा शक हो जाता है। इधर वो कहते हैं कि आप दिल्ली सरकार के खिलाफ तो ज्यादा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कभी आप ये मान नहीं, इक्वल नंबर है। हम आपको गिन के दिखा देंगे, इक्वल नंबर दोनों की तरफ हुआ है। और जब विषय, मैंने तो कभी भी मतलब जो है, देखिए मेरे में कुछ कमियां हो सकती हैं और हर इंसान में हो सकती है, लेकिन मैं एक बात मैं कह रहा हूं कि डूटा की प्रेसिडेंट की कुर्सी पे डूटा एग्जीक्यूटिव के जितने भी मीटिंग हुई, हमने सारे निर्णय यूनानिमस किए। किसी ने कोई सुझाव कि आज यूजीसी पे करना है प्रदर्शन, यूजीसी पे किया, विश्वविद्यालय में करिए, विश्वविद्यालय में किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे करिए, वहां किया है। अगर उसने कहा कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे करना चाहिए तो वहां किया है। तो इसके अंदर कोई भी दो मत नहीं हुआ कभी भी हमारा। जब कभी भी किसी भी तरफ से सुझाव आया है कि किस तरह का एजुटेशन करना है और किस लेवल का एजुटेशन करना है, वो सब हमने सर्वमति से पास किए हैं। कभी भी डिसीजन को लेकर के सर आपने कभी चिट्ठी लिखी कि भाई इनमें बनाई जाए? बिल्कुल लिखी है। डूटा के जितने आप रिप्रेजेंटेशन पुराने देख लेंगे, है ना, उन सब के अंदर गवर्निंग बॉडी का हमने बात की है कि गवर्निंग बॉडी शुड बी फॉर्म्ड। ऐसा नहीं है, मैं आपको पत्र दिखा दूंगा जहां हमने लिखा हुआ है गवर्निंग बॉडी जल्दी जल्दी बनाना चाहिए। देखिए, गवर्निंग बॉडी के विषय के अंदर हम लोगों का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, और हमारे ईसी मेंबर्स और एसी मेंबर भी कहते रहे हैं वहां पर। हाँ, लेकिन वो गवर्निंग बॉडी मेंबर आकर के वहां डिस्प्लेसमेंट करे, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मंत्री दिल्ली सरकार की रिस्पॉन्सिबल तरीके से कोई प्रपोजल, लेटर नहीं होता, लेटर इज नॉट ए प्रपोजल, लेटर कैबिनेट द्वारा अप्रूव भी ना हो, पर्सनल लेटर लिखने से कोई चीज नहीं होती। पर्सनल लेटर लिख के मनीष सिसोदिया इनको गवर्निंग बॉडी बनाए, ये नहीं तरीका होता काम करने का। काम करने का तरीका होता है एक कंक्रीट प्रपोजल बनाइए, एज एंड वेयर बेसिस पे। जो एडहॉक है वो एडहॉक की तरह ट्रांसफर होंगे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वो कॉन्ट्रेक्चुअल की तरह ट्रांसफर होंगे, सब एम्प्लॉइज के साथ में, सारी बिल्डिंग के साथ में, सारी इंफ्रा। जिस दिन दिल्ली सरकार ऐसा प्रपोजल लाएगी, हम दिल्ली सरकार के खिलाफ में एक भी एजुटेशन नहीं करेंगे, हम सारे एजुकेशन जो है वो केंद्र सरकार पर मोड़ देंगे। परंतु ये लिखने की जो राजनीति है, ये पत्र लिखने की राजनीति प्रपोजल नहीं होती है, ये कोई मतलब कि ट्रांसफर करने का कोई तरीका नहीं होता है। तो सिर्फ जो दिल्ली सरकार के अलावा जो 12 कॉलेज हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज में एडवर्टीजमेंट हैं, मगर इंटरव्यूज नहीं। तो उसमें अभी देखिए दो ही हैं। सिर्फ एक शानदार इवनिंग के अंदर जो समस्या कुछ फंसी हुई है, हमारी बार बार वाइस चांसलर से बात हो रही है, और मुझे ये उन्होंने विश्वास दिया है कि जैसे ही ये दिल्ली के चुनाव पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में वहां पर भी अब रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दूसरा, सेंट स्टीफन, अभी पिछली ईसी मीटिंग के अंदर जो है एक कमेटी का गठन किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहती है कि वहाँ अपॉइंटमेंट और प्रमोशंस हो, वहाँ के प्रिंसिपल भी अपने कोई जो उनका रीएम्प्लॉयमेंट हुआ है वो बिना पीयर रिव्यू के हुआ है, तो उसको लेकर के कुछ चिंता है उनके अंदर, आपस में इशू बिटवीन द यूनिवर्सिटी कहना चाहिए और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में है। मुझे लगता है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना चाहिए कि जब आप यूजीसी से ग्रांट ले रहे हैं, तो जैसे बाकी सब कॉलेजेस के अंदर सेकंड टर्म मिला है, वैसे ही यहाँ पर भी सेकंड टर्म कराएं और सारे काम को सुचारू रूप से कॉलेज और हैं कि आरएसडी का भी एडवर्टाइजमेंट आ चुका था। नहीं, आरएसडी का एक फेज पूरा हो चुका है, वो सेकंड फेज की बात है, उसका भी होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि प्रत्येक कोई भी पोस्ट हर साल, बल्कि साल में 2 बार
हर कॉलेज को हर सेमेस्टर में ये चाहिए कि जो पोस्ट खाली है, एक भी पोस्ट खाली है तो उस एक पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए और इमीडिएटली वो भरा जाना चाहिए। ये बात हमने बार बार जब भी हमारा डेलीगेशन वाइस चांसलर को मिला है और वाइस चांसलर ने बार बार प्रिंसिपल्स को बुला के कहा भी है कि अगर आपके यहाँ एक भी पोजीशन है तो आप वेट मत करिए, उस पोजीशन को डूटा के डिमांड के ऊपर इन्होंने एग्री करके इन सबको प्रिंसिपल का है उस पोस्ट को एडवर्टाइज करिए और इमीडिएटली उसको परमानेंट बेसिस पे फिल करिए। हम नहीं चाहते यहाँ दोबारा एडहॉकिज्म फैले, हम नहीं चाहते कि वो वाला सिस्टम दोबारा फैले। आज देखिए एडहॉकों की सबसे ज़्यादा संख्या जो है 12 कॉलेजों में है और तो कहीं नहीं है, और एडहॉकिज्म कहाँ पनप रहा है? 12 कॉलेज में। सबसे ज़्यादा गेस्ट कहाँ है? क्योंकि वहाँ से बहुत सारे लोग दूसरे कॉलेजों में लगे। सबसे ज़्यादा गेस्ट भी अगर आप देखेंगे तो 12 कॉलेजों में। तो ये कहना कि गेस्टीकरण करवा रहे हैं, ये कहना कि एडहॉकिज्म, देखिए करवाने वाले आप, डिस्प्लेसमेंट कराने वाले के एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। तो ये सब चीज़ों को शिक्षकों को समझना पड़ेगा और मुझे लगता है कि देखिए बाद में तो इलेक्शन वगैरह खत्म हो जाता है तो हम सबको मिलके करना, हम उस लाइन को भी क्रॉस ना करें जहाँ पर हमको आफ्टर ऑल सारे ग्रुप्स हों, चाहे छोटे हों, बड़े हों, मध्यम हो, कोई भी हो, छोटे बड़ा तो कोई होता नहीं, मतलब जिसका एक मेंबर आ गया उसको मैं कह रहा हूँ, या जिसके 5 मेंबर आ गए वो शिक्षक ग्रुप ही है, शिक्षक ग्रुप हैं, तो वो सारे शिक्षक ग्रुप मिल करके ही शिक्षा और शिक्षकों के भले के लिए कार्य करें। ऐसी मैं अपील आपके माध्यम से सब शिक्षकों से करना चाहता हूँ। सर वो एक कंसर्न है उन टीचरों का या उन लोगों का जो पहले PhD कर चुके हैं जी, और वो किसी कारण से अब वो एक सीट पर जब 40 का दायरा लागू हो गया है तो आ नहीं पाते इंटरव्यू में। नहीं, वो देखिए वो क्या है कि उसके लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक बार मतलब दोनों तरह की बात है। अब चूंकि नया ड्राफ्ट बन रहा है, सही है, इस बार ड्राफ्ट के अंदर अभी तक तो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया नहीं दिया है जी जी, तो और आपके जानकारी को डालूं कि पीयर रिव्यू जर्नल्स की ही बात हुई है, स्कोप ऑफ UGC और बाकी सब जर्नल्स की बात नहीं हुई है। तीसरा, इसके अंदर एक और बड़ा बदलाव है कि कॉलेजेस में प्रोफेसरशिप के लिए अब किताबें और बुक के आर्टिकल जो हमारी डिमांड थी वो भी एक तरह से इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब प्रोफेसरशिप इन कॉलेजेस और आसान होगा, मेरे को ऐसा लगता है जब फाइनल ड्राफ्ट इसका बन के फाइनल रेगुलेशन आएगा, क्योंकि उसमें प्रावधान किया, ये हमारी पहले डिमांड भी रही है कि सिर्फ 10 रिसर्च पेपर क्यों, कॉलेजेस के अंदर तो लोग बुक चैप्टर्स भी अच्छे अच्छे बुक्स में लिखते हैं, किताबें भी अच्छी अच्छी छापते हैं। तो मैंने कहा ना हायर एजुकेशन को सर्व करने के तरीकों में टीचिंग है, कॉर्पोरेट लाइफ है, आर्टिकल्स लिखना है, बुक्स लिखना है, फिर रिसर्च आर्टिकल, वो एक मतलब जहाँ पर स्पेशलाइज्ड हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ कर पाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके मुझे लगता है कि हम इसमें कई सुधार करवाने की आवश्यकता है CUGC रेगुलेशन में। उसके ऊपर जैसे हमने 2018 में विजय प्राप्त की थी, ऑलमोस्ट जो रुके हुए चीज़ें करवा पाए, अब जो बची हुई चीज़ें हैं उसके माध्यम से करा लें। डूटा अध्यक्ष के तौर पर आप जो है बहुत समन्वय की बात करते हैं, लेकिन ये समन्वय स्थापित हो पाता है सही में? नहीं होता है। मैं मतलब मीटिंग्स में देखो, मैं सबके इसके मैं सबकी मतलब बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। डूटा मीटिंग्स में 1-2 बार कोई इंसिडेंट आपस में नोक-झोंके हुए हैं, लेकिन डूटा मीटिंग्स के अंदर हम लोग सबके बहुत विचारों को बहुत ध्यान से सुनते रहे हैं। देखिए क्रिटिकल होते हैं लोग, लेकिन उसका मतलब ये कभी नहीं हुआ कि अंत में हम जो फैसला करते हैं वो अगर यूनानिमस हो रहा है, इसका मतलब सभी शिक्षक जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस मामले बड़े सेंसिटिव हैं कि डूटा को डूटा। ये तो केवल कुछ उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं जो उसको उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई वॉर चल रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है नहीं। अपनी अपनी बात हम लोग अपने अपने तरीके से डेमोक्रेसी में कह रहे हैं, हर चीज़ को करने का कराने का। देखिए अब कोई तरीका था 2010 से 20 वाला, आप कहें कि जी ये डूटा की मतलब मेथड ऑफ हमेशा रहेगा काम करने का, यही तरीका रहेगा, तो 10 और 20 में तो कुछ अचीव ही नहीं हुआ, तो उसको तो बदलेंगे ना जी। उसको हमने बदला है 21 से 24 में, तो बिल्कुल वैसे ही ढर्रे में चलेगी डूटा। ऐसा नहीं ना, उसमें बदलाव उसके काम तौर तरीके में, उसकी सोच में, उसमें आता है जो आया है और उसका परिणाम भी हमें मिला है। तो आने वाले समय मुझे लगता है कि बाकी ग्रुप भी जब अपने अपने तरीके से अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो इन चीज़ों को एक बार एग्जामिन करेंगे कि केवल विरोध के लिए विरोध, देखिए विरोध रिजल्ट के लिए होना चाहिए, विरोध के लिए विरोध जो वाली राजनीति है वो मेरे को लगता है पीछे छूट गई। हेल्थ सेंटर का मसला बहुत उठा, हेल्थ सेंटर के मसले में हमारी बात हो गई है। मैं आपसे पूरी उसकी जानकारी आज की तारीख में साझा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि दिस ऑप्शन विल बी ओपन फॉर कॉलेज टीचर्स। बात हो गई इस बारे में और हमारी जल्दी मीटिंग वाइस चांसलर से होगी। इसमें हम कमेटी बना करके जो हमारा ऑडिट पैराज है उनको कैसे हटाना है, उसके बारे में क्या करना, और यहाँ पर जितनी सैंक्शन डॉक्टर्स की हैं, मैं ज़्यादा उसकी डिटेल अभी आपको बता नहीं रहा,
वो पूरी आ जाए और फिर हम ये जो फैसिलिटी है सभी शिक्षकों के लिए ओपन कर सकते। फटाफट कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अब चुनाव है तभी पास सर्विस क्यों आता है? नहीं, पास सर्विस हमारी एक अच्छी मतलब पहले से डिमांड है। देखिए इसमें स्टेप्स हैं, हर चीज़ को डूटा को किस चीज़ को किस समय पे पीक पे ले जाना है, ये भी एक स्ट्रेटजी। देखिए जब हम परमानेंट ही नहीं है तो हम पास सर्विस वालों को सबसे ऊपर मुद्दा बना दें तो उसके कोई औचित्य नहीं बनता। एनएफएस को लेकर क्या कहेंगे? देखिए एनएफएस के बारे में मतलब हमारी चर्चा एक दो बार हुई है। मैं आज की तारीख में सिर्फ इतना ही कहूँगा, एनएफएस का हम पूरी विरोध करते हैं। सारी पोजीशंस इमीडिएटली भरी जानी चाहिए, पहली बात। जो भी पोजीशंस पे एनएफएस हुआ है वो बैकलॉग की पोजीशंस है, इनको स्पेशल ड्राइव के तहत भरना चाहिए। साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं आज खुल करके एक बात कह रहा हूँ, हमारे टीचर्स को और कैंडिडेट्स को जो डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर रहे हैं उनको कोई ट्रेनिंग लेना है तो ट्रेनिंग लें, कुछ चीज़ लेनी है वो लें कि कम से कम वो जर्नल्स को पहचाने कि हम क्लोन्ड जर्नल्स में पेपर नहीं छाप रहे। मैं सिर्फ इतनी हिंट आपको दे रहा हूँ। देखिए कई कई जगहों पे ये समस्या बहुत इसको लेकर के सर एक बात आप शासन से कर सकें? नहीं मैंने की है उनसे, और मैंने उनसे यूजीसी की कुछ पत्रिकाओं का नहीं वो हमने कहा उनसे, वो भी कहा हमने, लेकिन हमने ये भी कहा है कि देखिए हमारे शिक्षक साथियों के पास मेल आ गया, अब उनकी गलती नहीं है, उनका तो अपना रिसर्च है। उन लोगों ने उस मेल को सही मायनों में उसी जनरल का रिप्रेजेंटेटिव का मेल समझ करके वहां पेपर छाप लिया। बाद में मालूम चला कि ये तो किसी ने उनके साथ में क्लोन बना करके और उसके अंदर रुके। अब जब अपॉइंटमेंट होने लगता है तो ये विषय वहां आ जाता है, तो वहां समस्या हो जाती है, फिर सिलेक्शन पूरा कैसे करेंगे। दूसरा उसके अंदर एक और कारण बहुत बड़ा जो मतलब इन्होंने एडिशनल जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया बनाया है, जिसको एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया, इसको लेकर के भी हमारी चर्चा यूजीसी में भी हुई है। और आप ये देखें कि आपके पास स्क्रीनिंग क्राइटेरिया नहीं है ना, अभी क्या उसके बाद फाइनल होगा वो देखेंगे, लेकिन हमने ये कहा कि भाई एसोसिएट प्रोफेसर लेवल के ऊपर जाकर के इस तरह का स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग क्राइटेरिया बना करके और उसको एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना के डीयू ने जो मतलब ये एनएफएस करने का काम किया है, इससे हम इत्तेफाक नहीं करते और यूजीसी को इंटरवीन करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इंटरवीन करना चाहिए। और डूटा के डेलीगेशन के अंदर मंत्री जी ने खुद कहा कि हम सारी ये प्रिकॉशन लेंगे कि इसके बाद में कोई भी रिजर्व पोजीशन एडवर्टाइज जो है उसके ऊपर अपॉइंटमेंट हो जाए और एनएफएस ना हो अगर कैंडिडेट अवेलेबल है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री आए थे, उन्होंने आपको कोट करते हुए, देखिए उसको छोड़ देते हैं, उस बात को छोड़, देखिए वो बात ये है कि कोई व्यक्ति किस मतलब लहजे में क्या बात को इनकॉन्टिन्यूटी कह रहा है, वो कोई बात नहीं है। देखिए हमारा हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय, दिल्ली नहीं केवल सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय और उससे जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस में 100% फंडिंग गवर्नमेंट की होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में कुछ एडिशनल किसी ने, श्री राम कॉलेज ने मतलब एलमनाई के माध्यम से कुछ किया या किसी और ने किया, और वो तो काम भी ऐसा था, हम नॉर्मली तो हम ऐसे फंक्शन पे जाते नहीं, वो तो काम भी ऐसा था कि वहां पर कुछ हमारे ऐसे वर्ग के लोगों को एक सहायता पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके दे रहा है। वो कोई यूनिवर्सिटी को डोनेशन नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी सरकारी स्कूल हो, सरकारी महाविद्यालय हो, प्राइवेट हो, वहां पर डिप्राइव्ड क्लास के बच्चों की कोई सहायता करता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो उनके नियमों के अंदर है, समझ रहे हैं, उसका स्वागत करना चाहिए। उसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है? उनसे फीस थोड़ी मांग रहे हैं, उनसे हायर फीस थोड़ी मांग रहे हैं, उनसे इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए पैसे थोड़ी मांग रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई एडिशनल फैसिलिटी कोई बच्चों को दी जा रही है, डिप्राइव्ड क्लास के बच्चों को, तो उसके अंदर किसी को क्या एतराज हो सकता है? ईडब्ल्यूएस की सीट सर अभी ईडब्ल्यूएस के बारे में बात हुई है मंत्री से, उन्होंने कहा है कि आप लोगों का जो भी प्रपोजल यूनिवर्सिटी से आया है इस पे हम कमेटी बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर सर उसमें इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी करा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेशल ग्रांट हमको दी जाए। दोनों बातें हुई हैं, मतलब ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो जाए, मतलब टीचर्स की अपॉइंटमेंट, नॉन टीचिंग की अपॉइंटमेंट भी प्रोपोर्शनेटली हो जाए, और पैसा भी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मिले, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों बातें हमने उनसे कही हैं। इस पर मंत्री जी का कैटेगोरिकल कहना था, इवन प्रिंसिपल पोस्ट पे भी कोई मैकेनिज्म निकाले जहाँ पर रिजर्वेशन, ये भी मंत्री जी का कहना था। ये बिल्कुल आपके पॉइंट्स बिल्कुल डूटा की तरफ से हमारे को बड़े कंस्ट्रक्टिव सुझाव लगे हैं, और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं कमेटियाँ गठन करके जल्द से जल्द इसको भी रिजॉल्व करूँगा। आपने अभी जो ड्राफ्ट भेजा है
यूजीसी? अभी भेजा नहीं है, अभी हमने कॉलेजों भेजा है जी। अभी हमने पहले एक सब कमेटी बनाई डूटा एग्जीक्यूटिव की, उसके माध्यम से हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया, फिर उसकी फर्दर रिफाइनमेंट हमने डूटा एग्जीक्यूटिव की पूरी बैठक बुला के कही, जो सुझाव आए वो भी इनकॉर्पोरेट कर लिए। अब हमने वो जो ड्राफ्ट बना के मतलब ड्राफ्ट के ऊपर जो हमने अपने सुझाव बनाए, फीडबैक बनाया, वो हमने कॉलेज की स्टाफिंग को भेज दिया है। उनसे कहा है कि अपने कमेंट 30 तारीख तक भेज दिए। हालांकि हमने काफ़ी सोच समझ के बनाया है, उसके फर्दर कोई किसी ने सुझाव देना होगा, और वो टीचर्स के बाद रहते ही हैं सुझाव, तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और फिर 5 फरवरी के आसपास इसको जमा कर देंगे यूजीसी में। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई औचित्य इसका नजर नहीं आता कि यूजीसी रेगुलेशन बिना पे स्केल का कैसा रेगुलेशन। सर वो तो आने वाला भविष्य बताए। पैनल के बारे में जो है अभी तक कोई बात नहीं कही, लेकिन मैं चाहता हूँ आप डूटा अध्यक्ष के नाम से पूछेंगे तो सभी मेरे हैं जी, और आप एनडीटीएफ के अध्यक्ष के नाम से नाते पूछ लेंगे तो मैं कहूंगा सुनील शर्मा को वोट, सुनील कुमार हमारे हैं इसी के बैलेट नंबर 1, हमको वोट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। उन्होंने इन 20 कॉलेजों की समस्या को रिजॉल्व किया जहां अपॉइंटमेंट हो पाए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने ये 12 कॉलेजेस के ऊपर उनके डीएफिलिएशन को रोकने के लिए बहुत जबरदस्त काम किया है। मुझे लगता है ये तो बहुत इतने बड़े काम हैं कि यही मतलब अगर कोई इसी कैंडिडेट करता है तो उसको जन समर्थन मिलना ही चाहिए। 20 कॉलेज जमा 12 कॉलेज की समस्या को लेकर के 32 कॉलेजों की जहाँ इस समस्या को लेकर, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं जहाँ पर प्रशासन कई बार जो है वो चाहता है कि हम नई चीज़ें लागू कर दें, तो उनको रोकने का काम या उनको रिफाइन करके ठीक कराने का काम, चाहे वो 176 क्रेडिट के माध्यम से एक बार बनेगा हमारा 13 पॉइंट रोस्टर, हमारा जो जब ट्रांसफर होकर 200 पॉइंट रोस्टर में आया तो 2013 का ही बेस रोस्टर रहेगा, उसमें कोई बदलाव ना हो। हमारी बैकलॉग की वैकेंसीज किस तरह से भरी जाएंगी, इसके ऊपर डूटा बड़ी संजीदगी से काम किया है, एक रिपोर्ट तैयार किया है। अभी हाल फिलहाल में जैसे ही डीसी से मीटिंग होगी हम वो सुझाव भी देने वाले हैं कि उसको कैसे भरना है। तो ऐसा करके मुझे लगता है कि ये, और हमारा बाकी पैनल है उसमें से 5 लोग तो हमारे पुराने ही हैं और बाकी 3 लोगों को नया। हमने पिछली बार भी 8 लोग हमारे कैंडिडेट लड़े थे। हमारा पैनल के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपील करूंगा शिक्षकों से, और वो मैं कर भी रहा हूँ, खुले में कर रहा हूँ कि उनको वोट देना चाहिए। इन्होंने काम किया है पिछले कुछ सालों के अंदर करके। हमारे साथ बात कर रहे थे डूटा अध्यक्ष डॉक्टर इरकी भाटी जी। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को बहुत ही सुलझा करके रखा हमारे सामने, और हमने देखा कि पिछले दिनों खींचातानी चल रही है, और अक्सर जब चुनाव आता है दिल्ली विश्वविद्यालय में तो एक तरह की खींचातानी चलती रहती है। एक विपक्ष जो है अपनी भूमिका किस तरीके से निभाता है, और एक जो सत्ता में बैठे व्यक्ति किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं, इन दोनों बातों पर हमने बात की। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और बातचीत करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों पर और दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनावी जो उम्मीदवार हैं उन पर। धन्यवाद, नमस्कार।